ठीक है। इंटेंसिटी बहुत तेज है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, और इंटेंसिटी बहुत कम है तब भी नहीं होगा। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता जाएगा, लेकिन एक लिमिट तक बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद वेवलेंथ बताया था, तो किस वेवलेंथ में फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा होता है? रेड और ब्लू में, ठीक है, और ग्रीन में नील। उसके बाद बाकी वेवलेंथ में होगा। अगला फैक्टर जो है वो टेम्परेचर है। टेम्परेचर कैसे फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करता है? टेम्परेचर जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर बढ़ेगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, ठीक है। वेरी लो टेम्परेचर देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, लेकिन सबकी एक लिमिट होती है। क्या होता है लिमिट? समझ में आया? तो वेरी लो टेम्परेचर पर बहुत कम टेम्परेचर है, वेरी लो अगर टेम्परेचर है तो फोटोसिंथेसिस क्या होगा? नहीं होगा या बहुत स्लो होगा, ठीक है। डिक्रीज हो जाएगी या फिर क्या हो जाएगा? स्टॉप हो सकती है। क्या होता है ऐसा? क्योंकि टेम्परेचर जब कम रहता है तो एंजाइम इनएक्टिव रहते हैं। डार्क रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस में बहुत सारे एंजाइम यूज होते हैं ना। कैल्विन साइकिल बताया था, C4 साइकिल, एंजाइम ही तो है। एंजाइम काम नहीं करेंगे लो टेम्परेचर पर, फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगी? डिक्रीज। और बहुत हाई टेम्परेचर पर क्या होगा? फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगी? वहां पर भी डिक्रीज करेगी या इनहिबिट हो जाएगी। समझ में आ रहा है? फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है? हाई टेम्परेचर पर एंजाइम खराब हो जाते हैं। वेरी हाई टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा? एंजाइम डीनेचर। डीनेचर का मतलब खराब हो गया। लो टेम्परेचर पर एंजाइम क्या हो जाते हैं? इनएक्टिव। इसीलिए रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस घट जाता है लो और हाई टेम्परेचर पर। समझ में आ रहा है? तो किस टेम्परेचर पर बढ़ना होगा? तो अलग अलग प्लांट के लिए बनाया गया है। C3 प्लांट अगर है तो C3 प्लांट के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब जानते हैं क्या है? अगर मैं कह रहा हूँ ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम का मतलब होता है कि जिस पर सबसे बढ़िया फोटोसिंथेसिस होगा वो टेम्परेचर क्या है? ऑप्टिमम। तो C3 प्लांट में ऑप्टिमम होता है 25 से 30 डिग्री के बीच का, जिस पर सबसे बेस्ट फोटोसिंथेसिस। समझ में आया? लेकिन C4 प्लांट के लिए टेम्परेचर चूंकि थोड़ा सा हाई टेम्परेचर में ग्रो करते हैं, थोड़ा सा हाई उनको चाहिए, कितना 30 to 40। ऑप्टिमम याद रखिए 30 to 40 है C4 के लिए। समझ में आया? ये लिमिट के ऊपर जब जाएगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस घटने लग जाएगा, बहुत हाई हो जाएगा तुरंत बंद हो जाएगा। अगला क्राइटेरिया कौन सा है? टेम्परेचर के बाद वाटर, CO2 कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड। सब लोग जानते हैं एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03 से 0.04% के बीच में होती है। 0.03 से कितना है? 0.04 रेट है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये रेंज है CO2 का। अगर कार्बन डाइऑक्साइड इतना है तो फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड घट गया, कभी घटता नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता ही है। कैसे बढ़ेगा? पॉल्यूशन। कैसे बढ़ेगा? पॉल्यूशन बढ़ेगा नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब 0.5 के ऊपर चला जाता है, कितना चला जाता है? 0.05 के ऊपर। अगर इससे ऊपर हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगी? घट जाएगी। फोटोसिंथेसिस घटेगा, यही याद रखना। 0.05 के ऊपर चला जाएगा। ऐसा क्यों होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है तो फोटोसिंथेसिस बढ़ता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो एसिडिटी बढ़ जाएगा, स्टोमेटा बंद हो जाएंगे। जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है तो वाटर के साथ रिएक्ट करके H2CO3 बनाती है। ये बाइकार्बोनिक एसिड है, ये कार्बोनिक एसिड। समझ में आ रहा है? तो हाई CO2 पर स्टोमेटा हो जाते हैं बंद, ठीक, क्योंकि एसिडिटी कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो स्टोमेटा बंद हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा ही नहीं बाहर से, तो फोटोसिंथेसिस तो वैसे ही बंद हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ लिखेंगे जब इतना हो जाएगा तो एट वेरी हाई CO2, हाई का मतलब यही है, हाई CO2 क्या होगा? स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, फोटोसिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगा, बंद हो जाएगा तत्काल। तो टेम्परेचर बता दिया आपकी। हाई टेम्परेचर
कैसे मिनिमाइज होगा, लो पर कैसे वो स्टॉल होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ेगा तो कैसे वो घटेगा। अगला देखिए वाटर। अगला फैक्टर कौन सा है? वाटर। वाटर से सब लोग जान रहे हैं अगर प्लांट को वाटर नहीं मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो वाटर ज़्यादा मिले क्योंकि वाटर सारी रिएक्शंस को चलाने के लिए वाटर चाहिए। जितना भी एंजाइम काम कर रहे हैं ना प्लांट की बॉडी में, सब वाटर के प्रेजेंस में ही काम करेंगे। ठीक है, तो वाटर नेसेसरी है, लेकिन वाटर बहुत कम होगा तो नहीं होगा। वाटर बहुत ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? प्लांट में अगर वाटर पानी ज़्यादा डाल दीजिए तो क्या होगा? प्लांट में रूट जो होती है वो रेस्पिरेशन नहीं करती, क्योंकि पानी जो जब सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में पानी ज़्यादा बढ़ जाता है तो रूट जो होती है उनको ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं मिल पाता। बताया था मैंने आपको एक बार, समझ में आ रहा है? बताया था ना। ये रूट है, ये प्लांट की रूट है, ये सॉइल के मिट्टी के पार्टिकल है, मिट्टी के कण है। ये सब जब पानी ज़्यादा डाल देंगे यहाँ पर तो मिट्टी के कणों के बीच में जो जगह होती है वहाँ पर क्या होगा? पानी बढ़ जाएगा। पानी वाटर लॉगिंग बोलते हैं, वाटर लॉगिंग हो जाएगी तो ऑक्सीजन पानी में कम घुलनशील होती है। इसके कंपैरिजन में इन्वायरमेंट में 21 है, लेकिन पानी में 21 नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन कम डिजॉल्व होती है वाटर में, तो रूट जो है वो डाई करने लगेगा क्योंकि रेस्पिरेशन नहीं करेगा रूट। प्लांट के हर पार्ट को जिंदा रहने के लिए उसको रेस्पिरेशन करना पड़ता है, एटीपी बनाना पड़ता है। तो रूट एटीपी नहीं बनाएगा क्योंकि जानते हैं रेस्पिरेशन नहीं होगा तो एटीपी नहीं बनेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। और समझ में आता है? एटीपी नहीं बनेगा तो रेस्पिरेशन नहीं होगा, एटीपी नहीं बनेगा तो मिनरल्स कैसे अपटेक होगा? एक्टिव प्रोसेस है ना, मिनरल्स का अपटेक क्या है? एक्टिव है, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स नहीं जाएंगे तो कैसे फोटोसिंथेसिस हो जाएगा? नहीं होगा। समझ में आया? तो हाई वाटर में नहीं होता, याद रखिए। At very low and very high water concentration photosynthesis क्या हो जाती है? घट जाती है। समझ में आया? इसके बाद एक फैक्टर और है, उसको ध्यान से समझ लीजिए, तो सब आसान चीजें हैं। इनहिबिटर्स जानते हैं क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं जो आप जैसे खरपतवार को मारने के लिए दवाएं मिलाते हैं, खरपतवार को मारने के लिए किल करने के लिए दवाएं स्प्रे करते हैं, उनको बोलते हैं वीडीसाइड या हर्बिसाइड। क्या बोला जाता है? हर्बिसाइड या वीडीसाइड। लिख रहे हैं यहाँ पर वीडीसाइड। वीड का मतलब जानते हैं? वीड का मतलब क्या होता है? बड़े प्लांट के नीचे छोटे खरपतवार। वीड का मतलब होता है खरपतवार, साइड का मतलब मारने वाला। ऐसा केमिकल जो खरपतवार को मारता है, खराब प्लांट जिसका कोई बेनिफिट नहीं है, ऐसे प्लांट को मारने का काम करता है। क्योंकि जब खेती करते हैं तो ऐसे अनवांटेड प्लांट अगर ग्रो कर जाते हैं फील्ड में तो वो क्या करते हैं? न्यूट्रिशन खींच लेते हैं और प्लांट को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, कम जो मेन प्लांट होता है। समझ में आया? तो उनको हटाना, या तो उनको हटा देते हैं उखाड़ करके या तो स्प्रे करके उनको मार देंगे। तो उनको बोलते हैं वीडीसाइड केमिकल्स या हर्बिसाइड, हर्ब्स को मारने वाले केमिकल्स। वो केमिकल स्प्रे जब करते हैं तो फोटोसिंथेसिस बंद हो जाती है। कैसे मरते हैं? फोटोसिंथेसिस नहीं होती, खाना नहीं बन पाता उनके अंदर। जब आप वीडीसाइड को अप्लाई कराएंगे, स्प्रे करेंगे तो उन प्लांट में क्या होगा? फूड नहीं बनेगा, क्योंकि इनहिबिटर का काम करेगा ये सब केमिकल। फूड नहीं बनेगा, खाना नहीं बनेगा तो खाएंगे क्या? प्लांट खाना बनाता है तो कुछ खाता भी तो है, उसको ग्लूकोज यूज भी तो करता अपने लिए, खाएगा नहीं तो प्लांट मर जाएगा। तो इस तरीके से वो किल हो जाते हैं क्योंकि फूड नहीं बनता उनके अंदर। समझ में आ रहा है? तो वीडीसाइड या हर्बिसाइड ये सब क्या है? केमिकल्स है। ये सब क्या है? केमिकल्स है जो किल हर्ब्स या फिर वीड, उनको मारने वाले केमिकल्स। अब इन्हीं को क्या बोलते हैं यहाँ? इनहिबिटर्स। अगर ये अप्लाई करा देंगे तो देखिए इनहिबिटर्स के नाम कौन कौन से? एक होता है DCMU और एक है CMU और एक है DMA। ये 3 केमिकल देख रहे हैं और 2 के नाम और उनके डायाफर्ट और पैराफर्ट, UUAT, डायाफर्ट और पैराफर्ट।
तत्काल बंद कर देंगे, तत्काल बंद कर देंगे। समझ में आया? कैसे देखिए, लिखिएगा ये सब क्या है, ये सब इनहिबिटर्स है, ये सब को बोलते हैं बीडी साइड। क्या है सब ये बीडी साइड्स है। क्या करेंगे, इनहिबिट कर देंगे, रोक देंगे, इनहिबिट फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस को बंद कर देंगे। कैसे करेंगे देखिए, फुल फॉर्म लिख रहे हैं इसका, डाइक्लोरोफेनिल, डाइमिथाइल यूरिया, डाइमिथाइल यूरिया। ठीक है, इसमें से डी हटा देते हैं, CME में डी हट गया है, इसमें डी नहीं है, यहाँ से आप डाइक्लोरो हटा देंगे, डाई हटा देंगे। देखिए डी का मतलब क्या है, डाई, इसे क्लोरो, एम से मिथाइल यूरिया, ये क्या है क्लोरोमिथाइल यूरिया, डाई हट गया इसमें से। समझ में आ गया? ये है क्लोरो फेनिल है सर, और फिनाइल, हाँ क्लोरोफेनिल डाइमिथाइल यूरिया। बाकी सब नाम में वही रहेगा, डाई हट जाएगा। समझ में आ गया? मतलब इसमें 2 क्लोरीन है, इसमें 1 ही क्लोरीन है। CME में कितना क्लोरीन है, 1 क्लोरीन है, डाई में 2 क्लोरीन है। समझ में आ रहा है? फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड, और डायरेक्ट और इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसमें कोई बड़ी नहीं। समझ में आ रहा है? यस सर। ये तीन क्या काम करते हैं, ये किसको अफेक्ट कराते हैं, फोटोसिंथेसिस में डार्क रिएक्शन को अफेक्ट कराते हैं, सॉरी लाइट रिएक्शन किसको अफेक्ट कराएंगे, लाइट। लाइट में 2 टाइप आपको बताया था, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। ये नॉन साइक्लिक को अफेक्ट करते हैं, देखिएगा इसमें ये फोटोसिंथेसिस में नॉन साइक्लिक को इनहिबिट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट बिटवीन फोटो सिस्टम सेकंड एंड प्लास्टोक्विनोन। देखिए फोटो सिस्टम सेकंड से इलेक्ट्रॉन जाता था थियोफाइटिन, वहां से कहां जाता था, प्लास्टोक्विनोन, वहां से साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम B F। याद आ रहा है? ये नॉन साइक्लिक था, यहां पर B2 से बस, अरे याद आ रहा है? यस सर। फोटो सिस्टम सेकंड फर्स्ट जब एक साथ लगाया जाता तो चलता था नॉन साइक्लिक। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ तो चला जाता है, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाता है तो रुक जाता है, इलेक्ट्रॉन नहीं जाने देता है। ये तीनों केमिकल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट रोक देते हैं। किसके बीच में, फोटो सिस्टम सेकंड और प्लास्टोक्विनोन। मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ क्रॉस नहीं करेगा, प्लास्टोक्विनोन को इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा तो आगे प्रोसेस नहीं चलेगा। अरे इसमें इलेक्ट्रॉनिक हो जाता है आगे, क्या होता है इसमें, इलेक्ट्रॉन आगे यूज करता है ना। फोटो सिस्टम फर्स्ट को इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए ना, कहीं से तो मिलता था, सेकंड से रोक देता है। लाइट रिएक्शन नहीं चलेगा, डार्क रिएक्शन नहीं चलेगा, क्योंकि लाइट का ही प्रोडक्ट डार्क में यूज होता है। अंदर ATP नहीं बनेगा, NADH2 नहीं बनेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फ्रूट नहीं बनेगा, प्लांट मर जाएगा। डायरेक्ट करेक्ट भी किसको अफेक्ट करते हैं, देखना, इनहिबिट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट बिटवीन फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड FAD। समझ में आ रहा है? फोटो सिस्टम फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन HPS में जाता है, वहां से कहां जाता है, FAD। इसको रोकते हैं, देखिए यहाँ से फोटो सिस्टम फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन FAD में नहीं जाएगा, ये रुक जाएगा तुरंत। तो ये नॉन साइक्लिक को अफेक्ट करते हैं और ये साइक्लिक वाले को अफेक्ट करते हैं। समझ में आ रहा है? अब इस चैप्टर में इतना ही ख्याल रखिए, फैक्टर्स खत्म हो गए, समझ में आया? और कोई टॉपिक नहीं बचा है इसमें। अगला चैप्टर बताएं, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। यस सर, सब है ये। देख लीजिए इसको। सर किसको साइक्लिक किसको नॉन साइक्लिक, ऊपर वाला नॉन साइक्लिक, नीचे वाला साइक्लिक का। हाँ क्या करते हैं, हाँ फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड छोड़ दिया, लिखा तो है फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड पीए में, लिखा भी हुआ है।
ऑफ गैस का होता है जो वो तो ब्रीदिंग है, एक्सचेंज ऑफ गैस नॉट ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन नहीं होता है। तो बताइए रेस्पिरेशन क्या है? उसी का तो भाव इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, किसमें इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। सांस लेना है ऑक्सीजन, हमारे में देखा है ऑक्सीजन अंदर ले जाना, बाहर निकालना, कार्बन डाइऑक्साइड सांस लेना, ब्रीदिंग। प्लांट भी ये काम करते हैं। प्लांट रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को ही लेते हैं जो हम लोग लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कराते हैं ना, ठीक है। वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मेन मीनिंग होता है जो सेल के अंदर चलता है। जब डाइजेशन होता है, जब खाना खाते हैं तो एलिमेंट्री कैनाल में फूड डाइजेस्ट होता है, सबसे लास्ट में क्या बनता है जाकर के? फूड डाइजेस्ट होकर एलिमेंट्री कैनाल में सबसे लास्ट में क्या बनाता है? ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होगा तो क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा ना। सबसे छोटा है क्या बनेगा? ग्लूकोज। फिर वो ग्लूकोज आपके ब्लड में मिलता है। मैं प्लांट एनिमल्स की बता रहा हूँ, कहाँ मिलता है एनिमल्स में? ब्लड में, ठीक है। और ब्लड से कहाँ जाता है? बॉडी के हर सेल में ग्लूकोज पहुँचता है। लंग्स से क्या आ रहा है? ऑक्सीजन। तो बॉडी की जितनी भी सेल्स होती हैं, जितनी सेल हैं, उन सेल में ग्लूकोज पहुंच गया और क्या पहुंच गया? ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज का क्या होता है यहाँ पर? ऑक्सीडेशन। ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलता है, क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। यही क्या है? रेस्पिरेशन। ऐसे ही प्लांट्स में होता है। प्लांट्स में जो सेल होती हैं वो क्या करते हैं? रेस्पिरेशन कराती हैं। समझ में आया? रेस्पिरेशन मेन होता है एनर्जी को बनाने में, क्योंकि जानते हैं बॉडी में जितने प्रोसेस चलते हैं, चाहे ग्रोथ हो, चाहे रिपेयर हो, रिपेयर जानते हैं हीलिंग ऑफ वुंड, घाव का भरना, या कोई भी प्रोसेस चलता है, हर जगह देखते हैं एटीपी यूज हो रहा है। कहाँ से आती है एटीपी? चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल, एटीपी यूज हो रहा है रिएक्शन में। कहाँ से आती है एटीपी? माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। और कैसे बनाएगा? ग्लूकोज को लेगा, ऑक्सीजन को लेगा, बना देगा एटीपी। यही तो होता है ना। इसी को रेस्पिरेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन से ही एनर्जी बनती है। एनर्जी बन करके स्टोर हो जाती है। किस फॉर्म में? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में स्टोर रहती है। जब बॉडी को जरूरत पड़ती है तो एटीपी को तोड़ लेता है। जैसे आपके पास पैसा है तो पैसा इकट्ठा करके रखे रहते हैं, जब कोई काम पड़ेगा तो पैसे को यूज कर लेंगे। वैसे बॉडी एनर्जी को एटीपी की फॉर्म में स्टोर की रहती है, और जरूरत पड़ती है तो एटीपी टूट करके एनर्जी बना देती है। रिएक्शन में यूज होता है ना एटीपी। आप फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, सब में तो एटीपी लग रहा है। हालांकि प्लांट इस तरीके का काम नहीं करते, मूवमेंट नहीं होता, लेकिन प्लांट्स में भी बहुत सारी एक्टिविटी होती है। उनके लिए क्या चाहिए? एटीपी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि इसका मतलब है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का क्या होना? ऑक्सीडेशन। ऐसा नहीं कि केवल ग्लूकोज का ही ऑक्सीडेशन होता है। रेस्पिरेशन में ग्लूकोज भी यूज हो सकता है, रेस्पिरेशन में फैट भी यूज होता है, प्रोटीन्स भी यूज होता है। समझ में आ रहा है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कुछ भी हो सकता है। ग्लूकोज से भी रेस्पिरेशन चल सकता है, फैट से भी एनर्जी बनती है, प्रोटीन से भी एनर्जी बनती है। ठीक है। तो मेनली क्या होता है? मेनली जो मेडिकल यूज होता है रेस्पिरेशन में, और मेन क्या कॉस्टिक ग्लूकोज होता है। ठीक है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी, टू रिलीज एनर्जी, एनर्जी और साथ में क्या है? HCU। एनर्जी को रिलीज कराने के लिए ग्लूकोज का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। उससे बनता है एटीपी और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है उसके थ्रू। इसी को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। अब ये रेस्पिरेशन कहाँ चलता है? प्लांट में पढ़ रहे हैं, एनिमल में नहीं पढ़ रहे हैं। तो प्लांट की सभी सेल में रेस्पिरेशन होता है। प्लांट में दो तरीके का है। अगर प्लांट में जमीन के ऊपर का जो पार्ट होता है वो कौन सा है? लीफ है, स्टेम है, फ्रूट है, फ्लावर है। ठीक है। और अंडरग्राउंड पार्ट कौन सा हो गया? रूट। तो फोटोसिंथेसिस तो रूट में नहीं चलता है। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? ग्रीन पार्ट्स में। फोटोसिंथेसिस केवल ग्रीन पार्ट में होती है, लेकिन रेस्पिरेशन सारे पार्ट में होता है, चाहे वो ग्रीन है चाहे नॉन ग्रीन है। समझ में आ रहा है? वो हर पार्ट में, क्योंकि इसको लाइट की जरूरत नहीं है, लाइट पे डिपेंड नहीं है। तो सारे हर एवरी टाइप ऑफ सेल में रेस्पिरेशन होता है। हर तरीके की ऑटोट्रॉपिक सेल में भी होगा, हेटेरोट्रॉपिक सेल में भी होगा। समझ में आ गया? सारी सेल में। लेकिन प्लांट्स में देखा जाए तो प्लांट में आप जो स्टेम मैंने पढ़ाया था, स्टेम जो होता है प्लांट में, वुड पढ़ाया था ना,
स्टेम में बाहर क्या होता है, बार्क, छाल होती है। बार्क में क्या होता है, फ्लोएम। और सेंटर एरिया क्या होता है, जाइलम। जाइलम क्या है, डेड पार्ट है। जाइलम क्या होता है, डेड पार्ट। तो जाइलम में एक ही सेल लिविंग होती है, कौन सी, जाइलम पैरेन्काइमा। हार्डवुड और सैपवुड बताया था आपको, लकड़ी जो होती है, लकड़ी में बाहर का जो एरिया होता है वो सैपवुड होता है। सेंटर का जो लकड़ी होता है वुड, किसी भी स्टेम में जो सेंटर में वुड होती है उसको क्या बोलते हैं, हार्डवुड। वो काफी हार्ड नेचर की होती है, डार्क कलर की होती है। तो वहीं छोड़ दीजिए, वहीं पर रेस्पिरेशन नहीं हुआ क्योंकि वो नॉन लिविंग सेल है। सब क्या है, तो प्लांट में जो पार्ट एकदम नॉन लिविंग है, जैसे जाइलम में 3 सेल नॉन लिविंग होती हैं, तो उन 3 सेल में रेस्पिरेशन नहीं हुआ, लेकिन जो लिविंग सेल है सब में रेस्पिरेशन होगा। क्योंकि नॉन लिविंग में साइटोप्लाज्म है ही नहीं है, तो साइटोप्लाज्म नहीं तो कैसे रेस्पिरेशन हो जाएगा। साइटोप्लाज्म होगा तभी तो एंजाइम होगा सेल में। बट जिस सेल में साइटोप्लाज्म होता है उसी में एंजाइम रहते हैं, वही सेल भी खुली जाती है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन जो होता है, रेस्पिरेशन अकर्स एंड ऑल टाइप ऑफ सेल्स, सभी सेल्स में रेस्पिरेशन होगा क्योंकि सभी सेल लेकिन लिविंग लिखी। कौन सी सेल लिविंग होना चाहिए, क्योंकि लिविंग है तो उसको एनर्जी चाहिए। वायरस जो है नॉन लिविंग, रेस्पिरेशन नहीं, साइटोप्लाज्म भी नहीं है, वायरस में साइटोप्लाज्म नहीं होता है, समझ में आ रहा है। तो हर लिविंग सेल में रेस्पिरेशन होगा क्योंकि लिविंग सेल को एनर्जी चाहिए। अब ये रेस्पिरेशन सेल के अंदर चलता है, कहाँ चलता है, सेल के अंदर, इसलिए रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन आगे लिखिएगा, रेस्पिरेशन ऑपरेट्स कहाँ होता है, इनसाइड सेल, इसलिए क्या बोलते हैं, कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को क्या बोला जाता है, सेलुलर रेस्पिरेशन। समझ में आ गया, पूरा क्लियर नाम क्या है इसका, सेलुलर, क्योंकि सेल के अंदर चलता है। अब रेस्पिरेशन में कौन कौन से सबस्ट्रेट यूज होते हैं, देखिए सबस्ट्रेट, अभी सब रिएक्शन आगे बताएंगे। सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन, सबस्ट्रेट का मतलब समझते हैं, रॉ मटेरियल। एक सबस्ट्रेट तो आप जान रहे हैं, ग्लूकोज, एक सबस्ट्रेट बताया मैंने, ग्लूकोज है ना। ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट। और क्या क्या सबस्ट्रेट हो सकता है, देखिए पहला सबस्ट्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज हो गया, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ये सब यूज हो सकते हैं। समझ में आ रहा है, इतनी कार्बोहाइड्रेट। दूसरा सबस्ट्रेट क्या हो सकता है, प्रोटीन, फैट लिखिएगा। दूसरा क्या है, फैट। तीसरा क्या है, प्रोटीन्स। समझ में आ रहा है। और उसके बाद चौथा कौन सा है, ऑर्गेनिक एसिड। कहीं पर तीसरा लिखते हैं, ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड। और चौथा लिखिएगा प्रोटीन्स। ये सबस्ट्रेट जो रेस्पिरेशन में यूज होते हैं। वैसे देखिए, जब हम लोगों में देखिए, जब खाना नहीं खाते हैं तो क्या होता है, 2-3 दिन खाना नहीं खाइए तो जितना आपके अंदर ग्लाइकोजन है वो सब खत्म हो जाएगा। ग्लाइकोजन स्टोर रहता है ना, खाना नहीं खाएंगे ग्लूकोज नहीं आएगा, ग्लूकोज आपको मिलेगा नहीं, आपका रिजर्व फूड क्या, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन सब खत्म। अब किसका नंबर आता है, एनर्जी तो बननी है बॉडी में। बॉडी में रेस्पिरेशन 24 घंटे चल रहा है तो एनर्जी तो बनाना है बॉडी को, तो कहाँ से बनाएगा, कोई ना कोई सबस्ट्रेट तो यूज करेगा ना। तो ग्लाइकोजन सेल खत्म हो गया, अब नंबर आता है फैट का। किसका नंबर, फैट। बॉडी में जितना फैट है वो डिग्रेड करेगा, वो क्या बनाएगा, वो रेस्पिरेशन में जाएगा और एनर्जी बनाएगा। फिर सारा फैट खत्म हो जाएगा, तब प्रोटीन्स का नंबर आता है। तो प्रोटीन्स आपकी बॉडी की हड्डियां जो गलने लगती है ना, बोन्स डिग्रेड करेगा, वहां से प्रोटीन मिलेगा, रेस्पिरेशन होगा, क्योंकि एटीपी तो बनाना है। और जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो परसेंटाइज कट जाता है। सर तब तो दुबला होने का बहुत आसान तरीका है। हाँ, बहुत आसान तरीका है। 2 दिन ना खाइए, इसके बाद फैट। ये सब कार्बोहाइड्रेट है, फैट है और प्रोटीन समझ में आ गया। ऑर्गेनिक एसिड का मतलब समझ रहे हैं क्या है, ऑर्गेनिक एसिड क्या है। देखिए, ऑर्गेनिक एसिड में सारे ऑर्गेनिक एसिड नहीं लिखेंगे, सारे नहीं, बहुत से ऑर्गेनिक एसिड होते हैं।
एस्टिक एसिड भी ऑर्गेनिक एसिड है ना? जी सर। एस्टिक एसिड CH3COOH ऑर्गेनिक, क्या उससे रेस्पिरेशन हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप रेस्पिरेशन में, जो आपकी बुक में 229 पेज नंबर पर ग्लाइकोलाइसिस लिखी गई है और अगले पेज पर क्रेब्स साइकिल लिखी गई है, समझ में आ रहा है? तो जब आप ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे, ग्लूकोज 1 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये सब मतलब लास्ट में बनेगा पायरुविक एसिड, ये ऑर्गेनिक एसिड है। तो मान लीजिए ग्लूकोज नहीं है तो पायरुविक एसिड अगर उपलब्ध है, इससे भी रेस्पिरेशन हो सकता है, इससे भी रेस्पिरेशन, क्योंकि आगे जो है कंटिन्यू कर देगा प्रोसेस किसी भी रिएक्शन में। देखिए जैसे मान लीजिए रेस्पिरेशन एक छोटा सा स्टेप तो नहीं है, आप बोलते हैं ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस ATP बनाता है, ये कोई छोटा स्टेप नहीं है, ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है। मल्टी स्टेप का मतलब बहुत सारी रिएक्शन है, जैसे A से B बन रहा है, B से C और D और E और यह फिर से चल रहा है, लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन जाता है। तो मान लीजिए A उपलब्ध नहीं है, A से तो B बना है, A से ही तो B बना है, और B उपलब्ध है तो आगे वो C में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है ना? A उपलब्ध नहीं है, B अवेलेबल है, B से C बन जाएगा, B भी अवेलेबल नहीं है, C अवेलेबल है, उससे D बन जाएगा, प्रोसेस तो चलेगा। वही बता रहे हैं आपको ऑर्गेनिक एसिड का। तो जो आप इसकी रिएक्शन पढ़ेंगे रेस्पिरेशन की, तो बीच बीच में आपको ऑर्गेनिक एसिड नजर आएगा, समझ में आ रहा है? बीच बीच में इंटरमीडिएट्स क्या मिलेगा आपको? कहीं कहीं ऑर्गेनिक एसिड जैसे पायरुविक एसिड मिलेगा आपको रिएक्शन में। तो ग्लूकोज नहीं है, पायरुविक एसिड उपलब्ध है, तो पायरुविक एसिड से आगे रिएक्शन चल जाएगा, समझ में आ रहा है? ये भी सब्सट्रेट का काम करेगा, क्योंकि इससे बनता है, ये ग्लूकोज से तो बना, मान लीजिए ग्लूकोज नहीं है, पायरुविक एसिड है, तो पायरुविक एसिड से आगे काम चलेगा, काम चलना चाहिए, समझ में आ रहा है? वही ऑर्गेनिक एसिड है कि जब रेस्पिरेशन पढ़ेंगे आगे तो उसमें बीच बीच में जो इंटरमीडिएट्स आएंगे वो उसमें कुछ ऑर्गेनिक एसिड होंगे, तो अगर वो उपलब्ध है तो शुरुआत वाले की जरूरत नहीं, उससे काम हो जाता है, समझ में आ रहा है? जैसे पायरुविक एसिड, तो सारे ऑर्गेनिक एसिड जो है वो रेस्पिरेशन में भाग नहीं लेते हैं। अब बताइए, कहाँ क्वेश्चन बता देंगे, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इससे रेस्पिरेशन हो सकता है कभी? ऑर्गेनिक ही क्यों लिखाया गया है? क्योंकि रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, क्या बनता है? कार्बन। ऑर्गेनिक एसिड का कार्बन लेकर, तो अगर आपके पास सबस्ट्रेट जो आप यूज कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ क्या जोड़ना है? किसी सबस्ट्रेट को जोड़ना है ना, रॉ मटेरियल। तो कार्बोहाइड्रेट में भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? कार्बन होता है, मतलब कार्बन होना चाहिए, सबस्ट्रेट वही बोला जाएगा जिसमें कार्बन हो, इसमें भी कार्बन, इसमें भी कार्बन, इसमें भी, इसमें भी, ये ऑर्गेनिक। कोई भी इनऑर्गेनिक मटेरियल कभी भी रेस्पिरेशन में यूज नहीं हो सकता है, क्योंकि इनऑर्गेनिक मटेरियल जब यूज होगा, जैसे मान लीजिए कोई इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे HCl है, उसके साथ ऑक्सीजन तो कंबाइन ही नहीं करेगा, इसमें कार्बन है ही नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा कहाँ से? कार्बन डाइऑक्साइड तो बनता, तो सबस्ट्रेट में कार्बन होनी चाहिए ना, समझ में आ रहा है? यस सर। कार्बन कंटेनिंग सबस्ट्रेट होना चाहिए, इसलिए लिखा ऑर्गेनिक एसिड, और सारे ऑर्गेनिक एसिड नहीं, वो ऑर्गेनिक एसिड जो रिएक्शन में बीच में पार्टिसिपेट करेंगे वही ऑर्गेनिक एसिड रेस्पिरेशन में, ठीक? तो अगर कहा जाए तो रेस्पिरेशन में विटामिन से रेस्पिरेशन हो सकता है, विटामिन में कार्बन होता है, बताइए? कार्बन है, इससे रेस्पिरेशन नहीं हुआ। सारा कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड रेस्पिरेशन में भाग नहीं लेता है, ये नहीं कहेंगे कि सब कार्बन वाले रेस्पिरेशन करा सकते, नहीं, विटामिन भी क्या है? कार्बन है, इससे रेस्पिरेशन नहीं होता है, समझ में आया? क्योंकि ये रिएक्शन जब चलती है तो बीच में कहीं कोई प्रोडक्ट में विटामिन नहीं दिखाई देगा, रिएक्शन जो चल रही है इससे B और इससे C वाली, बीच में जो सबस्ट्रेट बनेंगे उसमें कहीं विटामिन नहीं है, समझ में आ रहा है? ऑर्गेनिक एसिड तो नजर आ जाएगा आपको, विटामिन नहीं नजर आएगा, तो वो कमी रॉ मटेरियल नहीं है। हार्मोन में कार्बन होता है, हार्मोन्स, इसमें भी कार्बन है, ये भी कभी इससे भी रेस्पिरेशन नहीं होता है, और मिनरल्स में तो कार्बन है ही नहीं है, मिनरल्स में कार्बन नहीं है तो रेस्पिरेशन होगा ही नहीं, तो नॉट इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन, लिख लीजिएगा, नॉट इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन में भाग कभी नहीं देते, कभी सबस्ट्रेट का काम नहीं करेंगे। तो ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स रेस्पिरेशन में भाग नहीं लेते हैं, जो भाग लेते हैं उनके नाम लिखे गए हैं, समझ में आया?
ऑर्गेनिक एसिड में भी कुछ ऑर्गेनिक एसिड, सबके सब नहीं, लिखिएगा नॉट ऑल, सभी नहीं, नॉट ऑल, सब नहीं होता है, ठीक। नॉट ऑल का मतलब सर सारे ऑर्गेनिक एसिड नहीं, जो इंटरमीडिएट्स में उपस्थित होंगे वही ऑर्गेनिक एसिड पार्टिसिपेट करेंगे, स्पेसिफाइड। हाँ, जो रिएक्शन में बीच बीच में आपको देखने को मिल जाएगा, पायरुविक एसिड देखने को मिल जाता है बीच में, तो पायरुविक एसिड है तो आगे रेस्पिरेशन चालू हो जाएगा। और यहाँ से देखिए कार्बोहाइड्रेट, फैट और ऑर्गेनिक एसिड, इनसे जब रेस्पिरेशन होता है इसको बोलते हैं फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। ये क्या है? फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। जब कार्बोहाइड्रेट और फैट रेस्पिरेशन में भाग लेता है तो इस रेस्पिरेशन को बोलते हैं फ्लोटिंग, और जब प्रोटीन भाग लेती है रेस्पिरेशन में तो क्या होता है? प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कौन क्या है? बी से प्रोटीन, पी से प्रोटोप्लाज्मिक, याद रखें। अब रेस्पिरेशन के दो टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। कौन कौन सा पढ़ा है? एरोबिक और एनारोबिक पढ़े सब लोग ना। एरोबिक होता है, एनारोबिक होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें क्या ऑक्सीजन यूज होती है, ग्लूकोज है। मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन सा है? ग्लूकोज, जो सबसे ज्यादा यूज होता है, जबकि हर जगह ग्लूकोज लिखते हैं तो मोस्ट कॉमन यही होता है, याद रखिएगा इसको। ग्लूकोज हो गया, इसके साथ ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, क्या बनेगा? 6CO2 प्लस 6H2O और प्लस एनर्जी बनेगा, बैलेंस है 12। ठीक है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया। एनारोबिक कौन सा होता है? ये कहाँ होता है जानते हैं एरोबिक? अच्छा, रेस्पिरेशन मैंने बताया होगा कहाँ? सेल के अंदर, ठीक है। जैसे आप ये सेल समझ लें, इसी में रेस्पिरेशन होगा ना। प्लांट में पढ़ रहे हैं तो रेस्पिरेशन के लिए प्लांट की सेल को दो चीजें चाहिए। एक तो सेल में आना चाहिए ग्लूकोज, सेल में क्या होना चाहिए? ग्लूकोज। तो सेल में ये ग्लूकोज है, ठीक है। उसके बाद और क्या चाहिए? सेल को ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बना देती है। अब रेस्पिरेशन चूंकि सेल में कहाँ चलता है, तो सेल में तो चलता है। अब रेस्पिरेशन के टोटल 4 स्टेप होते हैं। अभी बताएंगे कितने स्टेप? 4। उसमें से पहला स्टेप तो सेल के साइटोप्लाज्म में चलता है, जिसको आप क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। और बाकी के स्टेप कहाँ चलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। समझ आ रहा है? तो वो जगह रेस्पिरेशन चलता है। शुरुआती स्टेप सेल के साइटोप्लाज्म में, आगे का स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में। तो अगर ऑक्सीजन उपलब्ध रहती है प्लांट में, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन अगर उपलब्ध है तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। उस केस में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन चलेगा, यहाँ भी चलेगा और यहाँ पर भी। लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं है तो माइटोकॉन्ड्रिया वाला रेस्पिरेशन नहीं चलता है। जब ऑक्सीजन रहती है तभी माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है। ऑक्सीजन नहीं है तो सारा रेस्पिरेशन काम कंप्लीट हो जाएगा, सेल के साइटोप्लाज्म में पूरा होगा। वो माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर तभी करेगा प्रोडक्ट जब ऑक्सीजन मिलेगी, ठीक है। तो ये वाला प्रोसेस कहाँ चलता है? ये वाला आप लिखेंगे इन सेल साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में होगा। तो बाकी प्रोसेस और कहाँ होगा? प्लस माइटोकॉन्ड्रिया में। बाकी का हिस्सा माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगा। और दूसरा कौन सा होता है? एनारोबिक। एनारोबिक ओनली ऑन साइटोप्लाज्म। ये केवल ओनली इन साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में ही होता है, क्योंकि ऑक्सीजन रहेगा तभी वो माइटोकॉन्ड्रिया पार्टिसिपेट करेगा। इसमें क्या होता
ऑक्सीजन है ही नहीं है, ठीक है। तो क्या ऑक्सीजन नहीं जुड़ेगा तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड में बनेगा ही प्लस क्या बनेगा, इथेनॉल बनता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड बनता और क्या बनता है, इथेनॉल। कितना मॉलिक्यूल बनेगा, एक ग्लूकोज से 2 इथेनॉल बनेगा। 2 मॉलिक्यूल क्या बनेंगे, इथेनॉल के। और एक तरीका और होता है कि ग्लूकोज से और क्या बन सकता है, लैक्टिक एसिड भी बन सकता है। क्या बन सकता है, 2 मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड। पनीर वाला सब्जी लैक्टिक एसिड। अब कोई बताएगा ये कहाँ होता है और ये कहाँ होता है। ये वाला इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड फर्मेंटेशन का नाम सुने हैं, ब्रेड, इडली, डोसा, ये सब जो बनाया जाता है फर्मेंटेशन से बनाए जाते हैं। समझ में आ रहा है, ये चीज से। ये वाला प्रोसेस कहाँ चलता है, ईस्ट में। ईस्ट में होता है और बैक्टीरिया में भी हो सकता है, कुछ बैक्टीरिया में भी चलेगा। मतलब ईस्ट जो होता है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। क्या करता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। और कुछ बैक्टीरिया 2 तरीके, एरोबिक और एरोबिक वाले को वो चलेंगे और एनारोबिक वाले क्या करेंगे, ग्लूकोज को किसमें बदलेंगे, इथेनॉल में बदलेंगे। समझ में आ रहा है? यस सर। वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर नहीं बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इथेनॉल बनाएंगे। किसमें, बैक्टीरिया। और इसमें कौन से बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, एनारोबिक। ईस्ट में तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता ही है, लेकिन बैक्टीरिया 2 तरीके के, एरोबिक वाले की और कौन से हैं, एनारोबिक वाले की बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, मैं ये प्लांट का नहीं बता रहा हूँ, ये तो प्लांट का चैप्टर, लेकिन ये एरोबिक रेस्पिरेशन आपको समझा रहे हैं किस तरीके से होता है। ये तो प्लांट का चल ही रहा है, प्लांट से रिलेटेड ही वाला है, नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन चूंकि एरोबिक रेस्पिरेशन दिया हुआ है, क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन जान लीजिए। इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्या बोला जाता है, फर्मेंटेशन। और ये वाला कहाँ चलता है, हमारी मसल्स में, पता है ना। लैक्टिक एसिड कहाँ बनता है, मसल्स में जो पेन होता है, एक्सरसाइज करते समय ऑक्सीजन कम पड़ जाती है, तो ऑक्सीजन कम पड़ जाएगा तो एनर्जी चालू हो जाएगा। ये 2 तरीके का रेस्पिरेशन है। इसमें याद रखिए एनारोबिक का 2 एटीपी बनेगा। कितना एटीपी बनता है, 2। वहाँ 38 एटीपी, यहाँ एटीपी कम बनते हैं, केवल 2 एटीपी बनते हैं। ऊपर वाला लिख लिया। यस सर। अब जो एरोबिक रेस्पिरेशन इसको पढ़ना है, ये वाला एरोबिक पढ़ते हैं कि कौन कौन से, मतलब रेस्पिरेशन के कितने स्टेप। एरोबिक के किया एनारोबिक। एरोबिक वाला एरोबिक कहना है इसको। यस सर। यस सर। अब गया ध्यान समझ लीजिएगा इसको, ठीक है। स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन कितने स्टेप के होगा, 3-4। पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक। दूसरा स्टेप है ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। ये बता रहे हैं कि प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होगा। समझ में आ रहा है? सेल के अंदर बता रहे हैं, कहाँ बता रहे हैं, सेल पर। जैसे प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के समय प्लांट की पत्तियां हैं, ये क्या है, लीफ है ना। प्लांट का हर पार्ट रेस्पिरेशन करता है, रूट है, लीफ है, और 24 घंटे रेस्पिरेशन चलता है। रात में रेस्पिरेशन थोड़ा फास्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि रात में फोटोसिंथेसिस नहीं है, ये प्रोसेस गायब है ना। और चूंकि दिन में फोटोसिंथेसिस भी होती है तो रेस्पिरेशन थोड़ा स्लो चलता है। समझ में आ रहा है? इसीलिए तो ये दिन रात, ये लीफ है, लीफ में ये क्या है, स्टोमेटा है। स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड आती है और क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। ये प्रोसेस क्या है, फोटोसिंथेसिस। क्या है ये, फोटोसिंथेसिस में होता है कि CO2 आती है और क्या बनता है, O2। लेकिन जब रेस्पिरेशन होता है तो उस समय क्या होता है, ऑक्सीजन और आएगा और क्या बनेगा, कार्बन। मतलब स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन रात
में चूंकि फोटोसिंथेसिस नहीं चलता है तो क्या प्लांट को एयर लेते हैं रात में स्टोमेटा से। रात में देखिए नाइट में चूंकि इसके लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन आपको, हालांकि स्टोमेटा तो रात में बंद रहते हैं, स्टोमेटा क्या रहते हैं, बंद। समझ में आ रहा है। तो ऑक्सीजन को ये यूज करेंगे, जैसे जो फोटोसिंथेसिस में जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रही है और ऑक्सीजन निकल रही है ना, फोटोसिंथेसिस में क्या यूज होता है, ऑक्सीजन। उसी ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन में क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। समझ में आया। रेस्पिरेशन में यही ऑक्सीजन यूज हो जाएगा। तो ग्लाइकोलाइसिस पहला स्टेप, दूसरा ऑक्सीडेटिव डिकार्बोनेशन और तीसरा स्टेप कौन सा है, क्रेब्स साइकिल। चौथा स्टेप है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS। और 5 नंबर है ATP फॉर्मेशन। ठीक है, इतने स्टेप में रेस्पिरेशन पूरा होता है जाकर। अब एक एक करके ये स्टेप कहाँ चलता है, ग्लाइकोलाइसिस। सेल में ग्लूकोज पहुंचा हुआ, सेल में क्या है, ग्लूकोज है, इसके साथ ऑक्सीजन मिल गया है। तो ग्लाइकोलाइसिस चलता है इन सेल साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में। समझ में आया। सेल के अंदर सब चल रहा है, सेल के किस हिस्से में चलेगा, साइटोप्लाज्म में। ये वाला और क्रेब्स साइकिल ETS और ये कहाँ चलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। समझ में आया। कहाँ चलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अब क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को आपने पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया में 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, स्ट्रोमा, क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स, क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म में जो लिक्विड भरा होता है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो लिक्विड भरा होता है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया में फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर बना होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। उसी पर F1 पार्टिकल लगा होता है ना। ये वाला जो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोनेशन और ये दोनों प्रोसेस ये माइटोकॉन्ड्रिया में चलते तो हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ चलते हैं, ये मैट्रिक्स में चलते हैं। तो इसको लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया के लिक्विड वाले पार्ट में चलेगा। सबका सब माइटोकॉन्ड्रिया में चल रहा है, लेकिन स्पेसिफाई कैसे करेंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो गया। ETS कहाँ चलता है, क्रिस्टी पर, ऑन क्रिस्टी इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में जो क्रिस्टी होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, उस पर चलेगा। ATP फॉर्मेशन कहाँ होगा, क्रिस्टी पर। तो F1 पार्टिकल कहाँ होगा, लिखिएगा ऑन F1 पार्टिकल। ये समझ में आ रहा है, देखिए ये था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, क्रिस्टी पर क्या लगा होता है, F1 पार्टिकल लगा होता है ना, बैडमिंटन का रैकेट की तरीके से। ये लिक्विड पार्ट हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया का बीच में लिक्विड है, इसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। और ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसको बोलते हैं क्रिस्टी। तो क्रिस्टी पर चलता है ETS, क्रिस्टी पर। और क्रिस्टी के ऊपर जो बैडमिंटन रैकेट लाइक स्ट्रक्चर लगा है, इसको बोलते हैं F1 पार्टिकल। भाई देखिए ये क्रिस्टी है ना, क्रिस्टी पर क्या है, पार्टिकल लगा है, ऑक्सीजन इसको बोलते हैं। बिल्डिंग की कहाँ बनती है, F1 और ETS चलेगा क्रिस्टी पर, मैट्रिक्स में क्या चलेगा, ये दोनों। ये कहाँ चलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर। बाहर का मतलब सेल के साइटोप्लाज्म। अब एक एक करके इनको देखना। देखिए ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, इसमें क्या होगा, इसमें सारे प्रोसेस में होगा क्या, ठीक। तो ग्लाइकोलाइसिस को ऐसे लिखिएगा, ग्लाइकोलाइसिस। ये पहला स्टेप है रेस्पिरेशन का, सबसे पहला स्टेप कहाँ चलेगा, सेल के साइटोप्लाज्म में। तो इसको बोलते हैं, दो नाम इसको देखिए। ग्लाइको का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज। ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज, लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन, इसमें क्या होगा, ग्लूकोज टूटेगा।
देगा और क्या बनाएगा, पायरुविक एसिड। ठीक है, यहाँ ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज जो होता है वो ब्रेक करता है, वो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बनाता है। ग्लाइकोलाइसिस के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, देखिए दो तरीके का रेस्पिरेशन होता है। कौन सा, एरोबिक, एक क्या है, दोनों ही रेस्पिरेशन में ग्लूकोज से क्या बनता है, पायरुविक एसिड बनता है। समझ गया, चाहे एरोबिक हो चाहे, क्योंकि ये रेस्पिरेशन सेल के साइटोप्लाज्म में चल रहा है। अब अगर ऑक्सीजन रहती है, अगर ऑक्सीजन उपलब्ध है तो पायरुविक एसिड आगे क्रैब साइकिल और वो सब चलाएगा, और ऑक्सीजन नहीं है यही पायरुविक एसिड क्या बना देगा, इथेनॉल प्लस CO2 या क्या बना देगा, लैक्टिक एसिड। यहीं से डिसाइड हो जाता है। तो मतलब इस प्रोसेस में ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तो एरोबिक वाले में और एनारोबिक वाले में दोनों में चलता है, दोनों में कॉमन प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस होता है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं चाहिए इस वाले प्रोसेस। भाई ऑक्सीजन किसको चाहिए, ऑक्सीजन अगर होगी नहीं होगी वो डिसाइड कहाँ से होता है, ऑक्सीजन है तो आगे वो क्रैब साइकिल और ETS चलेगा, ऑक्सीजन नहीं है इसलिए सब बन के छुट्टी हो जाएगा। ये कॉमन प्रोसेस है। तो ग्लूकोज पायरुविक एसिड में बदलता है। अगला लिखिएगा, ग्लाइकोलाइसिस में कॉमन पाथवे है ये, कॉमन पाथवे एंड एरोबिक, एरोबिक में एंड इन एनारोबिक। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में दोनों में कॉमन क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस दोनों में कॉमन है, दोनों में चलता है। और कहाँ चलती है ग्लाइकोलाइसिस, इन सेल साइटोप्लाज्म। लोकेशन क्या है, सेल के साइटोप्लाज्म वाले हिस्से में चलती है। बनता क्या है, एक ग्लूकोज से दो पायरुविक एसिड। ठीक है, और क्या बनता है देखिए, लिख लीजिए यहाँ पर, आपको 229 पेज नंबर पर पूरा साइकिल बना है उसको बता रहे हैं। इसमें आपको लिखेंगे 8 ATP नेट गेन, नेट कितने ATP का फायदा होता है, तो वो ATP का नेट फायदा। इसीलिए अभी मैंने बताया था आपको, एनारोबिक रेस्पिरेशन का रिएक्शन लिखा था, बोला था 2 ATP बनते हैं उसमें। तो एनारोबिक अगर होगा तो ग्लाइकोलाइसिस तो चलेगा ही, आगे कुछ नहीं चलेगा, वहीं से बंद, वहीं से लैक्टिक एसिड इथेनॉल बन जाएगा। इसी में 2 ATP बनता है, 2 ATP नेट गेन ही होता है। ठीक है, चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक। एरोबिक होता है तो आगे और ATP बन जाते हैं, एनारोबिक होता है तो वहीं स्टॉप हो जाती है, आगे ATP। तो 2 ATP चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, दोनों में 2 ATP क्या है, नेट गेन दोनों में। जिसमें ग्लाइकोलाइसिस में 2 ही ATP का नेट फायदा होता है। तो बाकी नेक्स्ट टाइम बता देंगे, इसको करा रहे हैं। ठीक है, पढ़ के आइएगा ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब साइकिल, ETS। कल तो शायद बंद होगा, हाँ कल बंद है, पढ़ लीजिएगा तीनों। हमें समझ में तभी आएगा जब पढ़ के एडवांस में आएंगे, समझ में आया। हाँ